ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हमारा डिस्कशन चल रहा था लास्ट क्लास में। तो पिछले वीडियो को होप कि आपको वीडियो ठीक लगा होगा और आप लोगों ने जो है उसको अच्छी तरह से देख लिया होगा। तो उस वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स बताए थे कि नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ हाइड्रोजन, साइक्लिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं। डीबी का जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको दिया था, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का, अगर आपको याद होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और अल्फा बीटा गामा पोजीशंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। तो इसी बातचीत को आज हम लोग और आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले कि फंक्शनल ग्रुप, कोई भी पर्टिकुलर जो फंक्शनल ग्रुप है उसको बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स का मतलब कि उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, उसके लिए उसके अंदर कितने कार्बन होने चाहिए, कितने हाइड्रोजन या दूसरे एटम होने चाहिए, उस कंपाउंड का मिनिमम डीबी क्या होना चाहिए। जैसे एक बड़ी छोटी सी बात है, एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे कहूं इस लेक्चर 2 की अगर शुरुआत किया जाए और अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए आपको कोई एल्केन बनाना है, लेट्स से अगर आपको कोई वहां पर एल्केन बनाना है, तो आप जानते हो कि एल्केन बनाने के लिए सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी और कंपाउंड का जो डीबी है वो 0 होगा। इसलिए क्योंकि कोई भी अगर आप एल्केन उठाएं, चाहे आप मीथेन की बात करें, चाहे आप इथेन की बात करें या प्रोपेन की बात करें, सभी का जो डीबी है, किसी भी एल्केन का जो डीबी है वो कितना होता है, 0, 0। इसका मतलब साहब बात ये हो गई कि एल्केन बनाने के लिए सी और एच की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एक कार्बन चाहिए। एक कार्बन का भी भाई मिल जाएगा ना मीथेन आपको, तो मिनिमम एक कार्बन चाहिए और डीबी 0 होगा तो चलेगा। तो अगर इसी बातचीत को हम अप्लाई करें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में और बात करें कि उनको बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे अगर आप देखो यहां पर, तो सबसे पहले मैंने एल्डिहाइड यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप ले रखा है। अगर एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको याद होगा कि एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O H होता है और एक तरफ यहां पर लगा होता है ग्रुप R। अब कई लोगों के माइंड में आता है कि यार ये R क्या है, तो R को लेकर ऐसा कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। आपका जो R है वो एक एल्काइल ग्रुप होता है, मतलब कार्बन का एक ग्रुप होता है। अब वो अगर एरोमेटिक है, बेंजीन वगैरह है, तो उसको एराइल ग्रुप भी कहते हैं, तो AR से लिखा जाता है। या इवन आप R की जगह समटाइम्स हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप अलाउ करेगा तो मैं R की जगह H भी ले सकता हूं, बाकी R की जगह मैं कोई भी एल्काइल या एरोमेटिक रिंग मींस एरोमेटिक ग्रुप, एराइल ग्रुप ले सकता हूं। तो अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं और आपसे कहा जाए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है एल्डिहाइड बनाने के लिए, समझेगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब समझेगा। जैसे एल्डिहाइड तो 2 कार्बन का भी है, 4 कार्बन का भी है, 50 कार्बन का भी है, लेकिन सबसे छोटा एल्डिहाइड कौन सा है? सोचो जरा, दिमाग लगाओ और सोच के जरा मुझे आंसर दीजिए, फटाफट बताइए जरा कि अगर मुझे बताना हो कि सबसे छोटा एल्डिहाइड कौन है तो उसका नाम क्या है। आप सब लोगों को पता है, आयन आंसर क्या आंसर होगा उसका? फॉर्मल्डिहाइड। कि सबसे छोटा जो एल्डिहाइड है, सबसे छोटा जो एल्डिहाइड है वो कौन सा होता है? फॉर्मल्डिहाइड, जिसको HCHO या CH2O से लिखा जाएगा। समझ आई बात? इसका मतलब यह हुआ कि एल्डिहाइड बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट एक कार्बन की है। इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि साहब 2 कार्बन का एल्डिहाइड नहीं बनेगा, वो 2 कार्बन का भी बनेगा, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो एक कार्बन की है, एक कार्बन से बन जाएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट एक कार्बन की है, हाइड्रोजन तो खैर होगा ही, एक ऑक्सीजन और डीबी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 होना चाहिए। अच्छा, पॉइंट आता है डीबी 1 क्यों होना चाहिए? तो भाई जब तुम यहां पर RCHO बनाते हो तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो कार्बोनिल ग्रुप है, यहां डबल बॉन्ड है। और लास्ट टाइम हमारी बात हुई है कि पाई बॉन्ड की संख्या और रिंग्स की जो संख्या होती है किसी कंपाउंड में, जो पाई बॉन्ड और रिंग्स की संख्या होती है, बेसिकली हम उसी को क्या बोलते हैं? डीबी। इसका मतलब एल्डिहाइड बनाने के लिए कम से कम 1 डीबी होना चाहिए। मतलब अगर किसी कंपाउंड का डीबी 0 है तो वो कंपाउंड एल्डिहाइड नहीं हो सकता। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। कीटोन की बात करो। कीटोन को आपको याद होगा स्ट्रक्चर होता है RCHO
और सबसे छोटा कीटोन जो है वो एसीटोन होता है, मतलब इससे छोटा कीटोन संभव नहीं है। कीटोन में दोनों तरफ कार्बन चाहिए। जैसे यहां पर आप दोनों, एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ यहां जो R है, इसकी जगह हाइड्रोजन या कार्बन ले सकते हो। हाइड्रोजन लोगे तो सबसे छोटा फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन लोगे तो बाकी के एल्डिहाइड बन सकते हैं। लेकिन कीटोन में इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ जो R है वहां मिनिमम एक एक कार्बन होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों R में से कोई भी तुमने हाइड्रोजन ले लिया तो साहब वो एल्डिहाइड हो जाएगा। इसका मतलब कीटोन बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। भाई एक कार्बन जो बीच में आपको नजर आ रहा है ये तो चाहिए ही, और उसके साथ साथ एक कार्बन यहां मिनिमम और एक कार्बन यहां, तो 3 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, और अगर समझ रहे हो तो डीबी भी कितना चाहिए, 1, 1 डीबी चाहिए। क्यों 1 डीबी चाहिए? क्योंकि एक डबल बॉन्ड जो है यहां पर। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, ये सबसे छोटा जो कीटोन है इसका नाम वैसे आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, एसीटोन बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसमें एसिडिक ग्रुप है ये RC डबल बॉन्ड O, OH ऐसे लिखा जाता है, और यहां भी इस R की जगह हाइड्रोजन या कार्बन ले सकते हो, क्योंकि सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारा फार्मिक एसिड होता है HCOOH, जिसको आप क्या बोलते हैं, फार्मिक एसिड। इसका मतलब एसिड बनाने के लिए मिनिमम 1 कार्बन, मतलब 1 कार्बन का एसिड बन जाएगा। आप देख रहे हैं ना, 1 कार्बन का एसिड बन जाएगा, तो 1 कार्बन चाहिए, लेकिन शायद ऑक्सीजन इस बार 2 चाहिए। दिख रहा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 ऑक्सीजन यहां पर है, 1 ऑक्सीजन यहां पर है, तो मिनिमम 2 ऑक्सीजन चाहिए। और डीबी कितना होना चाहिए कंपाउंड का, डीबी 1 होना चाहिए, क्योंकि एक वहां पर पाई बॉन्ड है। तो ये बातचीत हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर तमाम सारे और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाए जाते हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। उनमें से एक कंपाउंड है तुम्हारा ईस्टर। ईस्टर जो है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनता है। तो अगर मैं ईस्टर की बात करूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ईस्टर की बात करूं तो ईस्टर बनाने का तरीका ये होता है कि अगर आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH और एक अल्कोहल है, अल्कोहल को मैं R-OH लिख ले रहा हूं। ये डैश लगाने का कोई मतलब नहीं है, ये बस डिफरेंशिएट करने के लिए लिख रहा हूं कि एक कार्बन ग्रुप इधर, एक कार्बन ग्रुप इधर, और इन दोनों का रिएक्शन कराएं, डिहाइड्रेशन करा दें, इन दोनों के बीच से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज करा दें। बाकी रही बात इस रिएक्शन की, तो इसकी मैकेनिज्म आप लोग आगे पढ़िएगा, ठीक है, वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। अभी जस्ट आपको कुछ बेसिक्स बता रहा हूं। तो ये बनेगा स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो कि यहां पर इसका जो ये लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये वाला आया है एसिड से, और ये वाला जो हिस्सा है ये आया है कहां से, अल्कोहल से। तो आपके ईस्टर के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जो एसिड से, एक हिस्सा जो अल्कोहल से आया है। आपको पता है अगर ये हिस्सा एसिड से आया है तो इस R की जगह मैं हाइड्रोजन या कार्बन ले सकता हूं, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ये R है वहां H ले सकते हो, फार्मिक एसिड, लेकिन अल्कोहल में जो ये R- है यहां पर कार्बन का होना मस्ट है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में अगर इस R- की जगह मैं कार्बन नहीं लूंगा, हाइड्रोजन ले लूंगा, तो वो अल्कोहल कहां होगा, वो तो वाटर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर इस R- की जगह मैं हाइड्रोजन ले लूं तो ये आपका अल्कोहल कहां होगा, फिर तो ये वाटर हो जाएगा। तो अब जरा आप लोग सोचिए और जरा बताइए ईस्टर के लिए, तो ईस्टर का जो स्ट्रक्चर है वो तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OR-। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब पॉइंट आता है इसका सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे छोटे स्ट्रक्चर में मिनिमम कार्बन को ध्यान में रखते हुए मैं लेफ्ट में हाइड्रोजन लूंगा। भाई फॉर्मिक एसिड का ईस्टर हो सकता है, तो लेफ्ट वाले R की जगह हाइड्रोजन, इसके बाद यहां पर C डबल बॉन्ड O, और यहां पर मुझे कम से कम एक कार्बन तो लेना ही पड़ेगा। तो अब आप लोग जरा सोच के खुद से लिख डालो, कॉपी पर लिखे फटाफट, कॉपी पर फटाफट ये सोचकर खुद से लिख डालिए कि आपको कितने यहां पर कार्बन, ऑक्सीजन और डीबी की आवश्यकता है। तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए मुझे लगता है कम से कम 2 कार्बन इस बार चाहिए,
कम से कम 2 ऑक्सीजन चाहिए और आपके कंपाउंड का डीबी भी कम से कम 1 चाहिए, क्योंकि एक कार्बोनिल ग्रुप है तो डबल बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करते रहिएगा साथ में, ठीक है, इस बात का केयर रहे। आगे चलते हैं। अगला फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अमाइड। ध्यान रहे जो अमाइड है, अमाइड वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड से ही आता है। कैसे? जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, ध्यान दो, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन तुम अमोनिया से कराते हो तो इन दोनों से वाटर रिलीज होकर कंपाउंड बनता है RC डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है, इस कंपाउंड को कहते हैं RC डबल बॉन्ड ONH2। अगर इसका रिएक्शन तुम अमाइन से कराते हो NH2R से, अमाइन, तो यहां से हाइड्रोजन और OH से वाटर निकल के बनता है RC डबल बॉन्ड ONHR। और अगर इसका रिएक्शन आप 2 डिग्री अमाइन मतलब NHR2 से करा दें तो हाइड्रोजन और OH से वाटर निकल के, वाटर रिलीज होगा सभी केस में, ओके, तो बनेगा RC डबल बॉन्ड ONR2। ये सारे के सारे अमाइड हैं, इन सबको कहा जाता है एसिड अमाइड। बस अंतर ये है कि पहला वाला जो है इसको कहा जाता है प्योर अमाइड और इन दोनों को कहा जाता है सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। पहले वाले को क्या कहते हैं? प्योर अमाइड, और बाकी दोनों को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। इनफैक्ट और एक नाम है, पहले वाले को बोला जाता है 1 डिग्री अमाइड, इसको कहा जाता है 2 डिग्री अमाइड और इसको कहा जाता है 3 डिग्री अमाइड। ध्यान रखिएगा यहां पर जो ये डिग्री है, यहां पर जो ये मैंने लिखा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये डिग्री नाइट्रोजन एटम की है। जैसे यहां पर जो नाइट्रोजन है वो 1 डिग्री नाइट्रोजन है, एक तरफ कार्बन, यहां पर ये नाइट्रोजन 2 डिग्री है, इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन R की जगह, और ये 3 डिग्री नाइट्रोजन है, लेफ्ट में कार्बन और उधर भी 2 कार्बन। तो तुम्हारा जो अमाइड है वो बनता एसिड से ही है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जो है अमोनिया या अमाइन से कराओगे तो अमाइड बनेगा, लेकिन वो प्योर अमाइड या इम्प्योर अमाइड मतलब सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हो सकता है। अब इसमें भी अगर आप ध्यान दें तो इसका जो ये वाला हिस्सा है, मतलब ये लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, ये कहां से आया है? एसिड से। भाई RCO ये वाला हिस्सा जो है ये कहां से आया है? एसिड से। और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका अमोनिया, या तो अमोनिया से आया है या अमाइन से, 1 डिग्री अमाइन से या 2 डिग्री अमाइन से। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि साहब अमाइड का सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या होगा, स्मॉलेस्ट अमाइड क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्मॉलेस्ट अमाइड प्योर होगा, क्योंकि प्योर अमाइड में कार्बन एटम कम होंगे, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड में कार्बन एटम आपके बढ़ते जाएंगे। तो सोचो जरा और स्ट्रक्चर बना दो फटाफट कॉपी पर, चलो ट्राई करो। सबसे छोटे अमाइड का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सोचिए और कॉपी पर जरा फटाफट उसको ड्रॉ कर दीजिए। इस बात का ख्याल रखते हुए कि जब तुम कार्बोक्सिलिक एसिड के तरफ जाओगे तो वहां पर तुम हाइड्रोजन ले सकते हो तो HCO हो जाएगा, और अगर प्योर अमाइड लोगे सबसे छोटा वाला तो यहां पर NH2 हो जाएगा। तो आपके अमाइड का जो स्ट्रक्चर है वो तो चलो RCONH2 हो सकता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट में 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन, और जो डीबी आपका है वो भी 1 रहेगा, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये डिटेल, इसको बिल्कुल भी लर्न करने की या याद रखने की या मेमोराइज करने की, रटने की जरूरत नहीं है। इसको कभी भी आप कॉपी पर खुद से बना के स्ट्रक्चर को ट्राई कर सकते हो। हाँ, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी, तो बिल्कुल भी रटने की कोशिश नहीं करिएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट अमाइड। वैसे और भी हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर भी है, कार्बोक्सिलिक अमाइड भी है, कार्बोक्सिलिक हैलाइड है, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड है। लेकिन चलिए अभी हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, जस्ट बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उतना भी डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर हमारा जो है अगला जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। ओके, तो अल्कोहल की बातचीत करते हैं। चलिए, अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अल्कोहल में आपको पता है
कि ROH से रिप्रेजेंट किया जाता है अल्कोहल को। आपको अगर ध्यान होगा तो लिखा जाता है ROH, और कम से कम एक कार्बन तो चाहिए ही। तो सबसे छोटा अल्कोहल आपका जो है वो आपके सामने लिखा है, क्या नाम है, मेथाइल अल्कोहल, स्मॉलेस्ट अल्कोहल, और कम से कम एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, और डीबी जो है वो 0 चलेगा, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहां नहीं है। ईथर की बात करो, ईथर जो है वो एक प्रकार से अल्कोहल से ही बना है। कैसे? अगर आप अल्कोहल मॉलिक्यूल्स लें, अगर आप अल्कोहल मॉलिक्यूल्स लें दो, और उनका डिहाइड्रेशन करा दें, मींस उनके बीच से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करा दें, इनके बीच से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करा दें, तो देखिए क्या बन जाएगा, ROR। इसीलिए हम लोग ईथर्स को एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। तो अगर ईथर के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तब तो वो ROR हो जाएगा। सबसे छोटे ईथर की बात करूं तो CH3OCH3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ एक एक कार्बन आएगा। भाई ROH इधर से, ROH इधर से, बीच से वाटर निकाला तो इधर भी एक कार्बन बचेगा अल्कोहल का, और इधर भी बचेगा। तो मिनिमम 2 कार्बन चाहिए आपको ईथर बनाने के लिए, एक ऑक्सीजन चाहिए, और डीबी जो है वो 0 चाहिए। तो आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए तो अल्कोहल और ईथर का डीबी 0 होता है, ऑक्सीजन होता है लेकिन डीबी 0 होता है, जबकि एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड, उन सब में डीबी 1 होता है। बस एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीजन 1 होता है, लेकिन एसिड और ईस्टर में ऑक्सीजन 2 होते हैं। तो इन सारे रिजल्ट्स को केयर करते हुए, समराइज करते हुए आगे बढ़िएगा। अमाइन और साइक्लिक ईथर, फंक्शनल ग्रुप तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन इतने डिस्कशन से काफी हद तक आप कर लोगे। अमाइन, अमाइन का रिप्रेजेंटेशन है RNH2 अगर 1 डिग्री अमाइन है, RNHR अगर वो 2 डिग्री अमाइन है, यहां पर ये हाइड्रोजन है, ओके, और RNRR अगर वो 3 डिग्री है। तो सबसे छोटे, ध्यान रखिएगा यहां पर अगेन ये जो डिग्री है वो नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन, नाइट्रोजन के 2 तरफ कार्बन, नाइट्रोजन के 3 तरफ कार्बन, तो नाइट्रोजन का डिग्री है। सबसे छोटा अमाइन ऑब्वियसली 1 डिग्री होगा, और वो भी मिथाइल अमाइन CH3NH2। तो सबसे छोटे अमाइन को बनाने के लिए एक कार्बन, एक नाइट्रोजन, और जो डीबी है आपका वो होना चाहिए 0, क्योंकि कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। लास्ट में एक और फंक्शनल ग्रुप यहां पर है जो आपसे डिस्कस करना है, वो ये है साइक्लिक ईथर। नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, सिंपल डिस्कशन था, पॉज करिएगा और नोट करिएगा। देखिए साइक्लिक ईथर जो है वो कई तरह से हो सकते हैं। वो 3 मेंबर के रिंग, क्योंकि 3 से छोटा तो होगा नहीं, तो ऐसे भी हो सकता है। वो 4 मेंबर के रिंग, इसमें भी हो सकता है। वो 5 मेंबर का भी साइक्लिक ईथर हो सकता है, या वो 6 मेंबर का भी साइक्लिक ईथर हो सकता है। बट इतना जरूर है कि साइक्लिक ईथर बनाने के लिए आपको कम से कम 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन और कम से कम 1 डीबी तो चाहिए ही, क्योंकि वहां पर जब आप साइक्लिक ईथर बनाओगे तो कंपाउंड में एक रिंग भी आएगी, और इस रिंग को जस्टिफाई करने के लिए हमारे कंपाउंड का डीबी 1 होना चाहिए। तो इनको कहा जाता है साइक्लिक ईथर। बाकी इनका जो डिटेल है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जैसे पहला वाला जो साइक्लिक ईथर है, उन कंपाउंड्स को हम लोग एपॉक्साइड कहते हैं। ये 4 मेंबर वाला जो है साइक्लिक ईथर, इसको ऑक्सीटेन कहा जाता है। 5 मेंबर वाला जो है वो THF है, टेट्रा हाइड्राइडोफ्यूरान। तुमने नाम सुना होगा कि एक सॉल्वेंट की तरह यूजुअली इस्तेमाल होता है, ओके। और ये एक पायरन रिंग का डेरिवेटिव है। इसके तमाम सारे डेरिवेटिव्स बनते हैं जो आगे डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल स्मॉलेस्ट ईथर जो है उसके लिए 2 कार्बन, 1 ऑक्सीजन और DB1। अच्छा, क्वेश्चन पर मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक छोटी सी चर्चा और करना चाहूंगा आपके साथ, कि मान लीजिए अगर आपसे वो एक क्वेश्चन करता है, या आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं और मैं कहता हूं कि साहब मुझे ये बताओ, जरा समझिएगा, आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताओ कार्बन बॉन्ड OH
जरा फंक्शनल ग्रुप बताओ कौन सा है ये। तो सोच के जरा इसके आगे ना मुझे लिख के बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इन कंपाउंड्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। चलो जरा ट्राई करो, चलिए फटाफट मुझे सोच के बताइए कि ये जो मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं इनमें कौन सा, इनको क्या बोला जाएगा। फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड और फोर्थ कंपाउंड, इनके फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करिए और जरा मुझे बताइए इनको क्या कहा जाए। तो अगर आपने समझ लिया होगा ओके, तो शायद पहले वाले कंपाउंड को क्या बोला जाएगा। पहला वाला कंपाउंड एक अल्कोहल है। सेकंड कंपाउंड को क्या बोला जाएगा, अल्कोहल। नो, सिर्फ अल्कोहल नहीं बोल सकते, मुझे यही समझाना था आपको। अगर आप कहते हो कि मेरे पास एक एल्कीन है, तो एल्कीन मतलब सिर्फ एल्कीन, सिर्फ डबल बॉन्ड, कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर उस एल्कीन में कहीं क्लोरीन जुड़ गया तो वो प्योर एल्कीन नहीं बचा। तो अगर आप सेकंड कंपाउंड की बात करोगे तो आप उसको अल्कोहल नहीं कहोगे, आप कहोगे उसको क्या, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अल्कोहल नहीं अकेला, उसमें अनसैचुरेशन भी है। तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। जैसे ये अल्कोहल है लेकिन ये क्या है, प्योर अल्कोहल नहीं है, इट इज अनसैचुरेटेड अल्कोहल। जैसे अगला वाला क्या है, एक प्योर कीटोन है, लेकिन अगला वाला प्योर एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड के साथ साथ और क्या लगा हुआ है, OH। इसलिए इस कंपाउंड को बोला जाएगा कि ये कंपाउंड आपका जो है वो एक हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। मतलब एल्डिहाइड तो है बट हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। क्यों हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड के साथ साथ एक और फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH। तो आंसर देते समय कि इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इन माइनर या माइक्रो पॉइंट्स का भी ख्याल जरूर रखिएगा। फाइन, ओके, चलिए नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। और बढ़ते क्या है, आपके लिए क्वेश्चन है, आप 2 मिनट लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, 2 मिनट में आपको दे रहा हूं और जरा सॉल्व करके मुझे बताइए। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एल्डिहाइड। इनमें से जो कंपाउंड दिए हैं 4, उनमें से कौन जो है वो एक एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। तो चलो फटाफट ट्राई करो और मुझे आंसर दो, और उसके बाद ही मेरे सॉल्यूशन को आप देखिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करें फिर मेरे सॉल्यूशन को देखें। देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल्डिहाइड कौन है इनमें से। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि एल्डिहाइड जो आपका होता है, उस एल्डिहाइड के लिए कम से कम एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और डीबी भी कम से कम एक होना चाहिए। अच्छा, एक बात जरा समझिएगा ध्यान से कि अगर एल्डिहाइड के लिए कम से कम एक कार्बन चाहिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 2 कार्बन है तो एल्डिहाइड नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम ये होना चाहिए, इसके ऊपर है तो भी चलेगा। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम इन कंपाउंड्स का डीबी निकालें, और अगर आप लोगों ने अब तक निकाला होगा तो फर्स्ट का डीबी 0 है, सेकंड का 1, थर्ड का 1, फोर्थ का 0। चूंकि पहले और चौथे कंपाउंड का डीबी 0 है तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन, ये तो हो ही नहीं सकते। फर्स्ट और फोर्थ तो एल्डिहाइड हो ही नहीं सकता। अब मैं बात करूं अगर सेकंड और थर्ड ऑप्शन में, तो जरा केयर करिएगा, यहां पर भी एक डीबी है, यहां भी एक डीबी है, यहां एक ऑक्सीजन है, यहां एक ऑक्सीजन है, सॉरी 2 ऑक्सीजन है। पहला वाला तो प्योर एल्डिहाइड होगा, लेकिन सेकंड वाला प्योर एल्डिहाइड नहीं होगा। क्यों प्योर एल्डिहाइड नहीं होगा, क्योंकि उसमें 2 ऑक्सीजन है। तो अगर वहां पर आप एल्डिहाइड बनाओगे भी तो एक ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो एल्डिहाइड में होगा, लेकिन सेकंड ऑक्सीजन को आपको अलग से कहीं जोड़ना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में अगर लेट से मैं 3 कार्बन ऐसे दिखाऊं कि एल्डिहाइड है, तो एक ऑक्सीजन कहीं ना कहीं तो तुम जोड़ोगे, तो ये कंपाउंड तुम्हारा प्योर एल्डिहाइड तो नहीं बनेगा। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो प्योर एल्डिहाइड है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो एक ही ऑक्सीजन है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी। होप कि आपको समझ आया। ओके, और अब जल्दी से एक क्वेश्चन और इसी कॉन्सेप्ट पर ये भी बेस्ड है, तो जल्दी से जरा एक क्वेश्चन आप लोग और सॉल्व कर दीजिए। चलिए, आपसे कहा जा रहा है कि एक कंपाउंड दिया है, ये क्या हो सकता है। जैसे उस क्वेश्चन से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अपोजिट हो गया। वहां था कि इनमें से कौन सा फार्मूला एल्डिहाइड है, अब बताना है ये फार्मूला है तो ये क्या हो सकता है। सोचिए जरा, ट्राई करिए। अगेन आप 1.5 से 2 मिनट ले सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद जो है मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं।
तो आपको जो यहां कंपाउंड दिया है वो कंपाउंड है C4H4O4। अगर मैं इस कंपाउंड का डीबी निकालूं सबसे पहले, इस कंपाउंड का अगर सबसे पहले डीबी निकाला जाए तो देखिए कार्बन एटम की संख्या +1 माइनस अंदर आता है मोनोवैलेंट एटम, हाइड्रोजन है 4, ट्राईवैलेंट एटम जिनकी वैलेंसी 3 हो, तो ऑक्सीजन तो लिया नहीं जाएगा, वहां ऑक्सीजन तो बनेगा नहीं, उस पोजीशन पर आएगा नहीं। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 5 - 2 मतलब डीबी आएगा 3। अब जरा समझने की कोशिश करो, अगर मैं एक एल्डिहाइड लूं तो प्योर एल्डिहाइड तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्योर एल्डिहाइड में 4 ऑक्सीजन कहां से आएगा। अगर मैं एक डाई कीटोन लूं तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि डाई कीटोन में 2 जगह कीटोन आएगा, 2 जगह कीटोन अगर आएगा तो 2 जगह ऑक्सीजन तो आ जाएगा, लेकिन तीसरा ऑक्सीजन कहां, चौथा ऑक्सीजन कहां, और इवन डीबी भी 3 है, और अगर डीबी 3 और यहां तो 2 ही जगह डबल बॉन्ड आया तो थर्ड डीबी कहां, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं हो सकता है, कारण अगर तुम 2 जगह कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे तो नो डाउट तुमने एक बात तो चालाकी से फॉलो कर ली कि ऑक्सीजन एटम 4 हैं, एक बात तो तुमने चालाकी से यहां जस्टिफाई कर दी कि ऑक्सीजन 2 इधर 4 हैं, लेकिन डीबी कहां है। अगर आप डीबी की बात करो तो डीबी कंपाउंड का कितना होना चाहिए 3, और 2 जगह अगर तुम कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाते हो तो उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में 2 जगह डीबी से डीबी टोटल कंपाउंड का 2 ही आएगा, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड भी आउट ऑफ पिक्चर है। साइक्लिक और डाई ईस्टर, मतलब एक तो ये ईस्टर है और ऊपर से साइक्लिक है, साइक्लिक ईस्टर। तो सबसे पहले तो आप ये अपने दिमाग में रखिएगा कि जो ईस्टर होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, मतलब बाकी दोनों तरफ कार्बन। तो अगर मैं साइक्लिक डाई ईस्टर बनाऊं तो C डबल बॉन्ड O, इधर मुझे कार्बन लेना पड़ेगा और इधर भी कार्बन। चूंकि डाई ईस्टर बनाना है तो फिर इधर से फिर से एक कार्बन, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, और इसको इससे जोड़ दो। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सारी चीजें इसमें जस्टिफाइड है। कैसे? कार्बन एटम की संख्या 1 2 3 4, ऑक्सीजन एटम की संख्या 1 2 3 4, और डीबी की संख्या 2 पाई बॉन्ड और 1 रिंग, डीबी भी कितना है 3। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसलिए ये इसका सही आंसर हुआ। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी फार्मूले का डीबी निकाल लिया, उसमें चेक किया कि कौन कौन से एटम हैं, और फिर इन ऑप्शंस पर एक एक करके हमने क्रॉस चेक किया कि कौन से टाइप का स्ट्रक्चर इस कंपाउंड के डीबी और एटम्स की संख्या को जस्टिफाई कर सकता है। फाइन। तो डीबी मतलब आप देख रहे होंगे जैसा डिस्कशन चल रहा है हमारा, इनफैक्ट ये डीबी का ही डिस्कशन चलना है इस वीडियो में भी, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम डीबी पे ही चर्चा करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो डीबी के बारे में मैं बस ये कहूंगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। डीबी का एक और नाम होता है, तो मैं चाहता हूं उसको बताया जाए। ये हेडिंग आप लोग डालिए अपनी कॉपी पर, और देखिए हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखो एक टर्म यहां आ रहा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ओके, और एक टर्म आ रहा है अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये आप हेडिंग लिखिए कॉपी पर, डिफरेंस इन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको मैं शॉर्ट में बोला करूंगा DOU, और दूसरा अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको कि मैं शॉर्ट में कहूंगा AOU। ओके, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन। तो जरा बताता हूं आपको, सिंपल सा है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेसिकली डीबी का ही दूसरा नाम है, मतलब जो डीबी जिसको हम कहते हैं उसी को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं। और डीबी या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब सम ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग्स, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा है कि पाई बॉन्ड्स और रिंग्स की संख्या का जो सम है उसको हम कहते हैं डीबी या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। लेकिन जो अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन है, जरा पढ़ो यहां क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि कितने मोल हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड है 1 मोल कंपाउंड के कंप्लीट हाइड्रोजनेशन के लिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना यहां पर, तो उसको हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करा के सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल दिया जाए। और आप जानते हो कि जब आप यहां का
जब आप यहां का एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो उस पर आपको एक H2 चाहिए जस्टिफाई करने के लिए उसकी वैलेंसीज को। भाई कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम पड़ेगी और उसको जस्टिफाई करने के लिए शायद वहां पर हमें 1 मोल H2 की आवश्यकता होगी। मतलब एक पाई बॉन्ड के लिए 1 मोल H2 यूज होगा, 2 पाई बॉन्ड के लिए 2 H2 यूज होगा, 3 पाई बॉन्ड के लिए 3 H2 यूज होगा। तो क्वेश्चन में यहां पर यह था कि अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। तो अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन यही है कि कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी 1 मोल कंपाउंड के लिए। जैसे ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन अगर बोला जाए तो कितना बोला जाएगा? 1। क्यों 1 बोला जाएगा? क्योंकि इसके 1 मोल के लिए तुम्हें हाइड्रोजन के 1 ही मोल की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो अगर आप ध्यान दो तो यहां पर आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिंग्स की संख्या और पाई बॉन्ड्स का नंबर जोड़ के डीबी के ही बराबर है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन है वो सिर्फ पाई बॉन्ड्स हैं या कितने H2 की आवश्यकता है। जैसे देखो इस कंपाउंड में यहां पर आप ध्यान दोगे तो कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है, रिंग तो है नहीं, तो रिंग प्लस पाई बॉन्ड, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस कंपाउंड का 2 कहां से आया है? 2 प्लस 0 से। पाई बॉन्ड की संख्या 2 और रिंग्स की संख्या 0 है। और अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन भी 2 है, क्योंकि अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन सिर्फ किसकी संख्या होती है? पाई बॉन्ड की। और चूंकि यहां पर रिंग्स हैं ही नहीं तो फिर DOU और AUU बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन गैस के 2 मोल की आवश्यकता होगी। जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा हो, बट कभी ऐसा होगा कभी ऐसा नहीं होगा। अगर मैं एक और क्वेश्चन यहीं पर लिख दूं, जैसे मान लो 3 कार्बन का रिंग है, 1 पाई बॉन्ड है, इस पर हाइड्रोजन गैस का अटैक करा के सैचुरेट करा दिया, तो आप लोग सभी लोग समझ रहे हो कि यहां पर 1 मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। क्यों 1 मोल की आवश्यकता होगी? क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड है। तो अब अगर यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन की अगर हम यहां बात करें, ओके, तो देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो 2 है, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड है और 1 रिंग है। और अगर अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन की बात करें तो चूंकि 1 मोल हाइड्रोजन यूज हुआ 1 पाई बॉन्ड के लिए, तो अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि एक छोटा सा पॉइंट था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और समझ भी गए होंगे। और इनफैक्ट चाहो तो एक क्वेश्चन ये आप सॉल्व भी कर डालो, थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करो जल्दी से। क्वेश्चन को लिखिए कॉपी पर फटाफट और जरा सॉल्व कर डालिए कि कंपाउंड है ए, उस कंपाउंड ए पर जब 2 मोल हाइड्रोजन का अटैक हुआ, उस कंपाउंड ए में जब 2 मोल हाइड्रोजन का अटैक हुआ तो उसने प्रोड्यूस किया साइक्लोपेंटेन को। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ओरिजिनल कंपाउंड आपका रहा होगा, उस कंपाउंड का वहां पर क्या रहा होगा आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि 2 मोल हाइड्रोजन इस्तेमाल हुआ, तो सिंपल सी बात है अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन 2 रहा होगा। और अगर मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करूं तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है, इसके बारे में अगर सोचा जाए तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो यहां पर आना चाहिए, सोचिए जरा, बताइए। अब तक तो आपने कर ही लिया होगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 आ जाएगा। क्यों 3 आ जाएगा? क्योंकि अगर 2 मोल हाइड्रोजन यूज हुआ तो 2 तो पाई बॉन्ड रहे होंगे कंपाउंड ए में, इस ओरिजिनल कंपाउंड में 2 तो पाई बॉन्ड रहे होंगे। और ऑब्वियस सी बात है अगर प्रोडक्ट ये है जो कि एक रिंग है, तो ओरिजिनल कंपाउंड में भी एक रिंग रही ही होगी। इसलिए आपका जो कंपाउंड है उसका डीबी कितना रहा होगा, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 रहा होगा। क्लियर? ओके, सो होप कि ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है और एक और बेहतर और इंपॉर्टेंट इनफैक्ट और डिटेल्ड डिस्कशन करना है, जिसका मैं नाम दे सकता हूं एप्लीकेशन ऑफ डीबी। डीबी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या एप्लीकेशंस ऑफ डीबी। जैसे आपके एग्जाम में मोस्टली ऐसा होता है ना कि आपको एक क्वेश्चन दिया होता है, आपके एग्जाम में मोस्टली ऐसा होता है कि आपको वहां पर एक क्वेश्चन दिया होता है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मतलब जनरल प्रॉब्लम है
कि आपको मैंने कह दिया C7H8O, अब नहीं समझ में आ रहा है कि C7H8O क्या है, C7H8O क्या है, ये बात अब हमको नहीं समझ आ रही है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए कि यहां क्या होना चाहिए, हम लोगों को स्टडी करना होगा कि किस तरह से स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया जाए फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे ये जो दिया है ये एक प्रकार से क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और हमको अब जानना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले से स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। और आप जानते हो कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम कई स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो पहले हम लोग ये सीखेंगे कि एक फार्मूले के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि जैसे आपसे कह दिया कि साहब बताओ C7H8 के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं जिनमें बेंजीन रिंग होगा, मतलब बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर कितने होंगे इसके, या इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अब हम लोग इसलिए शुरुआत करेंगे इस सबको ध्यान में रखते हुए, यहां पर डिस्कशन रहेगा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले की मदद से स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो कैसे निकाला जाए। तो अगर हम लोग बात करें यहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहां से अगर शुरुआत करें कि किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन के हम कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, तो उसके लिए अगर शुरुआत की जाए, सबसे पहले वहां पर स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन आपका सैचुरेटेड सबसे पहले कौन सा है, CH4 मीथेन। तो इसका कितना पॉसिबल स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो ना। मीथेन का सिर्फ कितना पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा, एक, क्योंकि एक कार्बन है और उस पर चारों तरफ आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, सिंपल से बात है। अगर मैं बात करूं वहां पर, अच्छा इन सबका डी भी 0 होगा, क्योंकि अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं तो इसका मतलब इनका जो डीबी है वो 0 होगा। तो एक कार्बन के लिए एक स्ट्रक्चर है। अगर आप C2H6 ले लें, 2 कार्बन, तो भी एक ही स्ट्रक्चर है, बस यही तो है। बाकी 3 हाइड्रोजन यहां आ जाएंगे और 3 हाइड्रोजन यहां आ जाएंगे, तो C2H6 का भी कितना स्ट्रक्चर है, 1। फिर अगर मैं तीन कार्बन की बात करूं, C3H8, तो देखिए 3 कार्बन का ही बस एक ही स्ट्रक्चर हो सकता है, ये पॉसिबल। जैसे आप में से कुछ लोगों के माइंड में जा सकता है कि ब्रांचिंग नहीं कर सकते हैं क्या, तो ध्यान रखना 3 कार्बन में तुम ब्रांचिंग नहीं कर सकते हो। कैसे करोगे भाई, अगर तुमने कार्बन बॉन्ड कार्बन लगा दिया ऐसे और आप कहते हो एक कार्बन साइड में ऐसे घुमा दें, तो यार ये तो बड़ा अजीब सा बात है। ये तो आप भी समझ रहे होगे कि ये दोनों तो एक ही है, ये थोड़ा ना ब्रांचिंग होती है। ये वाला बॉन्ड सिग्मा है, ये तो घुमा दोगे, रोटेट कर दोगे, ये वापस उसी में आ जाएगा। तो ब्रांचिंग ऐसे नहीं होती है, मतलब 3 कार्बन में ब्रांचिंग नहीं संभव है। अगर आप लोग थोड़ा सा ब्रांचिंग का जानना भी चाहें तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं कि ब्रांचिंग कैसे की जाती है। देखिए ब्रांचिंग का तरीका ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास ये एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है और ये एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ऐसे समझ लो। दिस इज लेट्स से, इसके पीछे भी मान लो तमाम सारा कार्बन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ओके। जो IUPAC नेम में हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते होंगे। अगर मान लो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो पहले कार्बन पर ब्रांचिंग कभी नहीं होती है, टर्मिनल कार्बन पर कभी ब्रांचिंग नहीं होगा, क्योंकि टर्मिनल कार्बन पर ब्रांचिंग क्या है, टर्मिनल कार्बन पर अगर तुम एक भी कार्बन जोड़ोगे तो वो एक्चुअल में तुम्हारा पार्ट ऑफ कार्बन चेन हो जाएगा भाई, वो स्ट्रेट चेन का पार्ट हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, ये सब स्ट्रेट चेन ही, ऐसा मत सोचना घूम गया तो स्ट्रेट चेन नहीं है। अरे यार वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इधर जोड़ो चाहे उधर जोड़ो चाहे उधर जोड़ो, सब एक ही बात है। तो लास्ट आखिरी कार्बन पर कभी भी ब्रांचिंग नहीं होगी, ये अलाउड नहीं है, भूल जाइए। सेकंड कार्बन पर ब्रांचिंग हो सकती है लेकिन सिर्फ एक कार्बन की, क्योंकि अगर तुमने सेकंड कार्बन पर 2 कार्बन साइड में जोड़े तो तुम्हारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होने के बजाय तुम्हारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगी। थर्ड कार्बन, ऐसे ही थर्ड कार्बन पर तुम मैक्सिमम साइड में 2 कार्बन जोड़ सकते हो, क्योंकि अगर तुमने 3 जोड़ा तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा ब्रांचिंग के बारे में थोड़ा सा और मैं यहां पर क्लियर कर दूं आपको। देखिए कॉन्सेप्ट ये रहेगा यहां पर ब्रांचिंग के लिए कि अगर मान लेते हैं ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, लेट्स से, ओके, मान लेते हैं हमारे पास ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है यहां पर, 1 मिनट।
ये मान लीजिए हमारे पास यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कहां पर आप जोड़ सकते हैं और कहां नहीं जोड़ सकते हैं, ये आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो वही मैं आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा था कि आखिरी कार्बन पर आप साइड में कोई कार्बन नहीं जोड़ सकते हो, आप यहां कोई कार्बन नहीं जोड़ सकते हैं। यहां आप कितना जोड़ सकते हैं, एक कार्बन। यहां आप जोड़ सकते हैं, एक तो खैर जोड़ ही सकते हो, दो जोड़ सकते हो। यहां पर आप एक जोड़ सकते हैं, दो जोड़ सकते हैं और तीन जोड़ सकते हैं। तो आप ऐसे समझ लो कि nth कार्बन पे हम लोग n-1 कार्बन जोड़ सकते हैं। अगर आपको ये बात मेरी समझ आई हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी हमारी कि आप nth नंबर के कार्बन पर, जैसे पहले पर n-1 मतलब 0 कार्बन, दूसरे पर 1, तीसरे पर मैक्सिमम 2, चौथे पर 3, तो इतने ही कार्बन आप साइड में जोड़ेंगे, तो नहीं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बदल जाएगा। और एक और बात बताएं कि जो एक कार्बन जब भी जोड़ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक 5 स्टार कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। ओके, अगर आपको कभी भी एक कार्बन जोड़ना है तो हमेशा मिथाइल ग्रुप जोड़ेगा CH3। अगर आपको 2 कार्बन जोड़ने हैं तो या तो आप एक इथाइल ग्रुप जोड़ सकते हो, ये सब नोट कर लेना, या फिर आप एक साथ वहां पर 2 मिथाइल जोड़ सकते हो। अगर आपको 2 कार्बन जोड़ने हैं तो आप क्या कर सकते हो, एक कार्बन के लिए मिथाइल जोड़ सकते हो, 2 कार्बन के लिए एक इथाइल जोड़ सकते हो, या 2 मिथाइल जोड़ सकते हो। ऐसे अगर आपको लेट से 3 कार्बन जोड़ना है तो या तो एक प्रोपाइल ग्रुप जोड़ सकते हो, लगातार 3 कार्बन, या आप वहां पर एक इथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप जोड़ सकते हैं ब्रांचिंग के दौरान, या आप साइमल्टेनियसली 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से इसको समझ के लिख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ रहा हूं, तो 3 कार्बन तक मैंने आपको समझाया, अगर आपको ध्यान दो। अच्छा, इसीलिए मैंने कहा था कि 3 कार्बन में तुम ब्रांचिंग नहीं करोगे, क्योंकि जैसे 3 कार्बन में इस टाइप की ब्रांचिंग करोगे, वो कार्बन चेन तो 3 का ही रहेगा, स्ट्रेट चेन, तो वो ब्रांचिंग नहीं है एक्चुअली। हाँ, अगर तुम 4 कार्बन की तरफ बढ़ो, चलो अगर इसके आगे हम लोग बात करें और 4 कार्बन एटम की बात करें, C4H10, तो यहां देखो हो सकता है एक तो 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन। देखिए तरीका यही है, अगर 4 कार्बन है तो सबसे पहले आप 4 कार्बन का स्ट्रेट बना दीजिए, फिर कार्बन एटम को 1 by 1 कम करके साइड में ब्रांचिंग में ले जाओ। तो पहले मैंने 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन बनाया, अब मैं 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन बनाऊंगा और मैं इसमें 1 कार्बन ऐड करूंगा साइड में। अब यहां भी क्वेश्चन अराइज होता है कि साइड में कार्बन कहां जोड़ें, जरा समझने की कोशिश करिएगा। साइड में कार्बन कहां जोड़ें, यह समझाने के लिए भी मैं आपसे एक छोटी सी और बात करना चाह रहा हूं, सुनिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कितने कार्बन हैं, जवाब दीजिएगा मेरी बात का फटाफट, आप साइमल्टेनियसली देखिए, वीडियो को देखते रहिए लेकिन इंटरैक्ट करिए साथ में, तो आपको और बेहतर समझ आएगा। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि इसमें कितने कार्बन हैं, तो आप सबका जवाब है 2 कार्बन है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इसमें कितने टाइप का कार्बन है, कितने टाइप का, तो आपका आंसर होगा एक ही टाइप का कार्बन है। क्यों एक ही टाइप का कार्बन है? इसलिए क्योंकि ये 1 है तो ये 2 है, और अगर ये 1 है तो ये 2 है। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों कार्बन में से मुझे एक कार्बन पर क्लोरीन जोड़ना है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इन दोनों कार्बन एटम में से किसी एक कार्बन पर क्लोरीन जोड़ना है, तो बताओ उस क्लोरीन को जोड़ने के कितने ऑप्शन हैं? अगर इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पर क्लोरीन जोड़ना है तो कितने ऑप्शन है, बोलो फटाफट। तो एक ऑप्शन है, क्योंकि ये भी पोजीशन 1 है, और अगर उधर से चलोगे तो वो भी पोजीशन 1 है। अगर मैं आपसे बात करूं, फिर मुझे जवाब दीजिएगा, इसमें कितने कार्बन है, पहले ये बताओ, इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, तो आपका जवाब होगा शायद 3। अब मैं अगर आपसे बात करूं इसमें कितने टाइप का कार्बन है, कितने टाइप का, मतलब फिर से सोचो, अगर मुझे इसमें एक क्लोरीन जोड़ना है तो कितने ऑप्शन है, मतलब कितनी जगहों पर मैं क्लोरीन जोड़ सकता हूं। तो आप देखो, अगर इसको पोजीशन 1 लोगे तो ये 2 है और ये 3 है, और अगर उसको 1 ले लिया जाए तो ये 2 है और ये 3 है। तो सोच के जरा बताओ, ये वाली पोजीशन क्या है, 1, ये वाला पोजीशन क्या है, 1, ये वाला पोजीशन क्या है, 2, और ये वाला पोजीशन क्या है,
1, 3 नहीं, आप जो 3 बोल रहे हैं 3 नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि वो पोजीशन और ये पोजीशन आइडेंटिकल है। तो अगर ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, तो ये 1 है। तो कितने ऑप्शन हो गए? 2। अगला क्वेश्चन, अगर मान लो यहां पर मेरे पास ऐसे टोटल 4 कार्बन होते, तो फटाफट सोच के बताओ कितने पॉसिबल पोजीशन है। पोजीशन 1 है, 2 है, फिर से 2 और 1 है, क्योंकि इसके अबाउट इधर और उधर सेम है। तो अगर ये पोजीशन 1, ये 2, तो फिर ये 2 और ये 1, तो इसमें पॉसिबल पोजीशन क्लोरीन जोड़ने के लिए या कोई ग्रुप जोड़ने के लिए कितनी है? 2। मान लो अगर तुम्हारे पास स्ट्रेट चेन यहां पर ये 5 कार्बन का होता, सुनते रहिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहां पर ये सब नहीं सुनोगे तो आगे जो है बहुत परेशानी हो जाएगी फिर आपको। तो यहां पर देखो, ये है पोजीशन 1, ये है 2, ये क्या है बोली जल्दी से? ये वाला पोजीशन क्या होगा? 3, फिर क्या आएगा? 4 नहीं, क्या आएगा? 2, क्योंकि फिर से देखो सिमेट्री है, रिपीट होगा, और ये 1, तो पॉसिबल पोजीशंस कितनी है? 3। तो ऐसे ही अगर आप सोचते जाओ, जैसे वहां 5 कार्बन का था, मैं अब यहां ड्रॉ कर रहा हूं। लेट से अगर ये वाली स्थिति है, आपसे 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो ये वाली स्थिति है, तो जरा सोच के बताओ, यहां पर पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 1, पोजीशन 1, क्योंकि इन तीनों की पोजीशन आइडेंटिकल है। तो अगर आपको इसमें एक क्लोरीन एटम जोड़ना हो तो उसके कितने ऑप्शन होंगे? सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे। सो बी केयरफुल, इस बात का ध्यान रखें। तो 4 कार्बन में जब मैं बात कर रहा था कि 4 कार्बन का, एक तो 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, और अब यहां पर 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन, और एक साइड में यहां लगाओगे नहीं, साइड में यहां लगाओगे नहीं। अभी बात हुई है टर्मिनल एटम पर ब्रांचिंग नहीं होगी, तो फिर यहां बस एक ही ऑप्शन और बचा कि यहां एक कार्बन लगाएं, और इसलिए C4H10 के पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने होंगे? 2। मैं आगे बढ़ रहा हूं, सबको नोट जरूर कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? चलिए वीडियो को पॉज करके वहीं पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर C5 और H10, सॉरी C5 और H12, हम एल्केन की बात कर रहे हैं, 5 कार्बन। तो अगर आप लोगों को खुद से सोचना है तो मैं 2 मिनट देता हूं, और जल्दी से सॉल्व करो और फटाफट मुझे आंसर बताओ। चलो जरा जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ, और उसके बाद मेरा वीडियो देखना। तो मेरे सॉल्यूशन में 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन हो सकता है, फिर अगर हम 4 कार्बन की ब्रांचिंग करें और एक कार्बन को साइड में लगाएं, तो साइड में मैं यहां और यहां लगा नहीं सकता, क्योंकि ये टर्मिनल्स हैं। अभी बात हुई है टर्मिनल पर ब्रांचिंग नहीं होगा। फिर इसके बाद ये 2 कार्बन बचे हैं, अगर आप लोगों को समझ आ रहा हो तो ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है। भाई अगर ये है 1, ये है 2, तो फिर ये है 2 और ये है 1। इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक जगह भी आप ब्रांचिंग करेंगे तो काम चलेगा। वहां ब्रांचिंग करें चाहे यहां ब्रांचिंग करें। फिर अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन लूं। अब देखो 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन जब हम लेंगे, 3 कार्बन का जब हम स्ट्रेट चेन लेंगे, तो साइड में कितने जोड़ने होंगे? 2। आप टर्मिनल पर जोड़ नहीं सकते हैं, जोड़ना यही है। और समस्या इस बात की है कि आपको कितने कार्बन जोड़ने हैं? 2 कार्बन का मतलब या तो आप इथाइल जोड़ सकते हो, और या मैंने अभी बताया था कि आप 2 मिथाइल जोड़ सकते हो। अब पॉइंट है, क्या इथाइल जोड़ सकते हैं यहां? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कौन से नंबर का कार्बन है? तो टर्मिनल से सेकंड कार्बन, और सेकंड कार्बन पर आप साइड में मैक्सिमम 1 जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बात की थी nth टर्मिनल एटम पर हम n-1 कार्बन जोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट पर और यहां इस फर्स्ट पर तो जोड़ना नहीं है, ये है सेकंड पर 2 जोड़ नहीं सकते, मैक्सिमम 1 जोड़ेंगे। तो इथाइल नहीं जोड़ना है, क्या करना है? इसी पर 2 मिथाइल जोड़ना है। और इस प्रकार से अगर आप देखो तो 5 कार्बन एटम यहां हैं, इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने आ जाएंगे? 3। ठीक है, मैं चाहूंगा आपको एक और एग्जांपल मैं दूं, और इसके बाद आप लोग इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हो। तो कंपाउंड है C6H14। चलो जल्दी से फिर से आप 2 मिनट लो, खुद से ट्राई करो, और उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है? C6H14, DB अगेन 0 है, और इसलिए आप जो है एल्केन मानते हुए फटाफट आप इसके 2 मिनट को लेते हुए ट्राई करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। मेरे हिसाब से सबसे पहले 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन बनेगा। तो मैं अब जरा ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मतलब बॉन्ड लाइन नोटेशन ले रहा हूं। 6 के बाद मैंने 5 ले लिए, 5 पर मुझे एक साइड में जोड़ना है। साइड में कहां जोड़ें? यहां और यहां जोड़ेंगे नहीं, तो मेरे पास मुझे लगता है ये वाला ऑप्शन है,
ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? कितने हैं? 3 है या 2? तो शायद 2 ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये और ये सेम है, तो मैं यहां जोड़ सकता हूं या फिर मैं यहां जोड़ सकता हूं। तो 5 कार्बन लेकर ये बन गया। अब मैं 4 कार्बन ले रहा हूं। 4 कार्बन लेंगे तो कार्बन बचेंगे कितने? 2। टर्मिनल पर जोड़ नहीं सकते और ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, समझने की कोशिश करिएगा। टर्मिनल पर जोड़ नहीं सकते और ये 2 पोजीशन आइडेंटिकल हैं। तो अगर ये 2 पोजीशन आइडेंटिकल हैं यहां, तो इनमें से किसी एक पर जोड़ो। अच्छा, जोड़ने कितने कार्बन है? 2, और 2 कार्बन एक साथ आप सेकंड पोजीशन पर जोड़ नहीं सकते। कंफ्यूज मत होना, कई बात एक साथ चल रही है। कार्बन जोड़ने हैं 2, लेकिन ये टर्मिनल से दूसरी पोजीशन है और दूसरी पोजीशन पर हम 2 नहीं 1 जोड़ सकते हैं। तो क्या करें? ये 1 यहां जोड़ें। तो पॉइंट है दूसरा कहां जोड़ें? 2 ऑप्शन, दूसरा यहीं पे जोड़ सकते हो या फिर दूसरा यहां जोड़ सकते हो। पहले हमने डिसाइड किया पहला कहां जोड़ें, तो पहला यहां जोड़ते चाहे यहां जोड़ते एक ही बात है। फिर दूसरा कहां जोड़ें, तो वहीं पे जोड़ सकते हैं या उसके पड़ोस में। क्या और नीचे जा सकते हैं? क्या यहां पर अगर 3 कार्बन ले लें स्ट्रेट चेन में, तो बचे कितने? 3। साइड में यहां जोड़ेंगे नहीं और यहां पर 3 मिथाइल संभव नहीं है। अरे यार, ये ब्लंडर तो नहीं करेंगे ना, कार्बन के 5 बॉन्ड तो होते नहीं है। तो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर आपके सामने हैं, कितने हैं? 5। तो अगर आप लोग देख रहे हो कि डीबी की मदद से हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं, कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, फटाफट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने यहां पर एल्केन में डिस्कस किया है, ये खत्म नहीं हुआ है। इसको मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। इस डिस्कशन को मैं यहीं से अगले वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। लेकिन देखो, अभी तक डिस्कशन ये हुआ है कि CH4 C2H6 2 कार्बन, 3 कार्बन, C3H8 4 कार्बन, C4H10 5 कार्बन, C5H12, फिर 6 कार्बन का एल्केन C6H14 7 कार्बन, C7H16 8 कार्बन, C8H18 9 कार्बन, C9H20 एंड 10 कार्बन, C10H22। इसके आगे नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट आपको जरूरत तो 7 के आगे नहीं पड़ेगी, 7 कार्बन एटम तक आपको जरूरत पड़ेगी। तो देखो, इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर आज हमने बनाया है, 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसके 2 आए थे और इसके 3 आए थे। 6 वाले के स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, 5 आए हैं। इसके आगे आपको होमवर्क दे रहा हूं, 7 वाले के आप ड्रॉ करके देखिएगा 9 आएगा। और इसके नीचे होमवर्क नहीं है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। 8 वाले के 18 स्ट्रक्चर हैं, 9 वाले के स्ट्रक्चर्स की संख्या 35 है और 10 कार्बन एटम के पॉसिबल स्ट्रक्चर 75 है। ये सब आपसे एग्जाम में इतना कभी नहीं पूछा जाता है। 7 कार्बन के नीचे जरूरत नहीं है क्योंकि 75 स्ट्रक्चर बनाने में घंटों लग जाएंगे यार। और 10 कार्बन पर 75 आया है, अगर मैं 11 कार्बन कर दूं तो उसके स्ट्रक्चर्स की संख्या ना 1 लाख से ऊपर है। तो इसलिए मतलब लाखों में आ जाएगी। अगर कार्बन एटम की संख्या यहां 10 के बजाय मैं 12 कर दूं, 15 कर दूं, 20 कर दूं, तो मुझे जहां तक याद आ रहा है, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बट शायद 20 कार्बन तक जाते जाते संख्या लाखों में पहुंच जाती है। तो आपको उसको ना रटने की आवश्यकता है, ना ट्राई करने की जरूरत है। बस आप 7 कार्बन तक ट्राई कर लें और अगर याद रखना है तो 10 कार्बन तक, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगली क्लास में मैं एक तो पहले आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि यहां पर 9 स्ट्रक्चर आए कैसे 7 कार्बन के लिए, और फिर आगे बढ़ चलेंगे डीबी के फर्दर एप्लीकेशन पर, जो कि होगा हमारा कॉन्सेप्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां पर मैं 1 बाय 1 डिस्कशन उठाने वाला हूं। ये सैचुरेटेड के लिए था, अगली क्लास में अनसैचुरेटेड के साथ साथ अगर समय होगा तो उस वीडियो में हम लोग और बात कर लेंगे अल्कोहल्स को कैसे ड्रॉ करें, ईथर्स कैसे ड्रॉ करें, एसिड, ईस्टर, अमाइड, और इन सब पर चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में और बात करते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर आप रेगुलर टच में नहीं रहोगे तो आपको ये वीडियोस या क्लासेस आपको समझ नहीं आनी है। इसलिए रेगुलर टच में रहें, वीडियो देखें, उन नोट्स को प्रॉपर कॉपी पर लिखें, वीडियो को पॉज करें और नोट्स प्रॉपर बनाएं। तो पढ़ते रहिए, फिर नेक्स्ट टाइम और बात करते हैं। थैंक यू।